जैसे गवर्नमेंट बजट था, उसके अंदर हमने गवर्नमेंट बजट में हम क्या करते थे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो ये बेसिकली हमारा डेफिसिट या सरप्लस, ये सब चीज़ें हमें बताता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करें, गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की। तो ये मेरा गवर्नमेंट बजट है। अब जो चैप्टर है दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बात हो रही है, अब हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं। फॉरेन करेंसी जो होती है, फॉरेन करेंसी का मतलब जैसे यूएस डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड्स है, किसी भी इंडिया की करेंसी को छोड़ के दुनिया के किसी भी देश की करेंसी इज़ कॉल्ड फॉरेन करेंसी। तो अब हमें जैसे इकोनॉमी की बात हो रही है तो अलग अलग चीज़ों का हिसाब रखा जा रहा है हर चैप्टर में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कितनी फॉरेन करेंसी केम इन, कितनी फॉरेन करेंसी देश के अंदर आई, केम इन टू द कंट्री, और कितनी फॉरेन करेंसी वेंट आउट ऑफ कंट्री। कितनी फॉरेन करेंसी हमारे देश में आई और कितनी फॉरेन करेंसी हमारे देश के बाहर चली गई। तो इसका जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसका जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। कितनी फॉरेन करेंसी आई और कितनी फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर चली गई, उसका यहाँ पर हिसाब रखा जा रहा है। ठीक है अमन? यस। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, एक साइड में आप रखेंगे इंडिया को। इंडिया में अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, आप और हम हैं, हम लोग भी फॉरेन करेंसी यूज़ करते हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए या कोई बाहर से कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो इंडिविजुअल्स हो गए, बिजनेस फर्म्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। सिर्फ रेजिडेंट्स की बात हो रही है, नॉन रेजिडेंट्स की यहाँ बात नहीं हो रही है। रेजिडेंट क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन हमने चैप्टर 2 में पढ़ी थी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के वहाँ पे। सो एक तरफ आप रखिए इंडिया के रेजिडेंट्स, पूरे देश में जितने रेजिडेंट्स हैं, दूसरी साइड में आप रखिए पूरे वर्ल्ड को। तो कितनी फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर गई वो फॉरेन करेंसी का पेमेंट हो जाएगा, कितनी फॉरेन करेंसी हमारे देश में आई वो फॉरेन करेंसी का इनकम इनवर्ड हो जाएगा, रिसीट्स हो जाएगी, और दोनों का डिफरेंस विल बी कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो हम क्या बात कर रहे हैं, एक तरफ रखेंगे आप ऑल आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से बाहर गया। एक तरफ आप रखेंगे इनफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कितना फॉरेन एक्सचेंज आपके देश के अंदर आया, और दोनों का डिफरेंस आप निकाल लेंगे, वो दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब वो भी सेम सरप्लस डेफिसिट कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो ज़्यादा है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या होगी, अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को दिखाया जाता है, मतलब मनी के ट्रांजेक्शन्स हैं। और जब पूरी दुनिया की बात हो रही है तो मनी मतलब हर एक देश की करेंसी। तो हर एक देश की कितनी करेंसी हमारे देश में आई, कितनी उनके बाहर के देशों की करेंसी हमारे देश से बाहर गई, उसका पूरा एक ये लिस्ट हो जाती है यहाँ पे। सो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक देश का बाकी सारे देशों के साथ क्या क्या मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स है उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। कितने पीरियड के, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली एक साल के लिए होता है। तो क्योंकि हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अब जो बैलेंस है ये सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। अगर रिसीट ज़्यादा है तो सरप्लस हो जाएगा, पेमेंट ज़्यादा है तो डेफिसिट यहाँ पर हो जाएगी। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का बेसिक मीनिंग हो गया। एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक इसको ना मान करके आप इसको ऐसा मानिए, सिंपल फॉरेन एक्सचेंज का हिसाब रखना है, कितना फॉरेन एक्सचेंज आया वो रिसीट हो गई, कितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से बाहर गया वो पेमेंट हो गया, और दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पेमेंट का बैलेंस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ये तो हमको बेसिक मीनिंग समझ आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मीनिंग क्या होता है। अब हम इसके एक एक कंपोनेंट्स पे जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट बजट में था कि भाई एक तरफ आपका रेवेन्यू हो गया, एक तरफ एक्सपेंडिचर हो गया। फिर हम रेवेन्यू में अलग अलग होता है और एक्सपेंडिचर में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अलग अलग चीज़ें होती है। इसी तरह से अब हम एक एक आइटम को यहाँ पर भी खोलते जाएंगे। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीन कंपोनेंट्स हैं, करेंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। करेंट अकाउंट से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ करेंट अकाउंट?
करंट अकाउंट दो तरह से हो सकता है, या तो मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, या फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, विजिबल्स और अनविजिबल्स। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, चीज़ सिंपल है, फॉरेन करेंसी आ रहा है, फॉरेन करेंसी बाहर जा रहा है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज़ करी है वो थोड़ी सी नई टाइप की टर्मिनोलॉजी है। करंट अकाउंट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक विजिबल्स, विजिबल्स मतलब जो दिखता है, विजिबल है आपको, एक है इनविजिबल जो आपको नज़र नहीं आता। तो एक है विजिबल्स, एक है इनविजिबल्स। कब नज़र नहीं आता? जब वो चीज़ मेरे देश के बॉर्डर को क्रॉस करके जाती है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर से शुगर एक्सपोर्ट करी, शुगर एक्सपोर्ट करी, तो आपके बॉर्डर को क्रॉस करते हुए शुगर आपको नज़र आएगी, ट्रक में जाएगी, प्लेन में जाएगी, शिप में जाएगी, जिसमें भी जाएगी तो वो आपको नज़र आएगी। या मान लीजिए आपने वेपन्स इंपोर्ट किए, तो वेपन्स जब आपके देश के बॉर्डर को क्रॉस करके आपके कंट्री में आ रहे हैं तो आपको नज़र आएंगे वो, कि भाई हाँ वेपन्स हमारे देश में आए हैं। तो जो चीज़ें आपको सब नज़र आती हैं उनको सबको हम बोलते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, और विजिबल्स हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आपको नज़र आए, इन चीज़ों के से रिलेटेड फॉरेन करेंसी के आना और जाना, वो आपका विजिबल्स का पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमने शुगर एक्सपोर्ट किया, तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगा, तो हमें शुगर पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है कि फॉरेन करेंसी की रिसीट हो रही है हमारे देश में। या वेपन्स का हमने एग्जांपल लिया, वेपन्स हमारे देश में आया तो पेमेंट हम करेंगे बाहर वाली कंट्री को, तो फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर गया। तो शुगर के लिए फॉरेन करेंसी आया हमारे देश में, वेपन्स के लिए फॉरेन करेंसी गया हमारे देश से बाहर। तो एक रिसीट का एग्जांपल हुआ, एक पेमेंट का एग्जांपल हुआ, लेकिन दोनों चीज़ें आपकी विजिबल्स के लिए है, कि दोनों ही चीज़ें आपको दिखती है, कैन बी सीन एंड टच्ड वाइल दे आर क्रॉसिंग बॉर्डर्स। दोनों चीज़ों को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो जब ये आपके बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये विजिबल्स हो गए आपके। इनविजिबल क्या होते हैं? वो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आती। मान लीजिए कि अभी जैसे आपने देखा होगा कि आर्यन खान अरेस्ट हुआ, आर्यन खान अगर अरेस्ट हुआ, उसको कोई एडवोकेट चाहिए, उसको अगर एडवोकेट चाहिए, उसने कोई लंदन में कोई एडवोकेट बैठा हुआ है, उसको एडवोकेट को उसने हायर किया, वो लंदन में एडवोकेट को उसने हायर किया, तो एक तरह से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि एडवोकेट की सर्विस वो उसने इंपोर्ट करी है और उसको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेगा, ब्रिटिश पाउंड्स में। लेकिन जो चीज़ इंपोर्ट करी, क्या वो नज़र आती है? नहीं, वो तो सर्विस डिलीवर हो रही है, उसको कोई देख नहीं सकता, तो इट इज़ कॉल्ड इनविजिबल्स। तो जो दिखता है उसको विजिबल्स नाम दे दिया गया। नॉर्मली आपके जो गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो सब यहाँ पर आ जाते हैं विजिबल्स में। और इनविजिबल्स हो गया जो आप अगर कोई सर्विसेज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इनविजिबल्स। सो कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड वाइल दे आर क्रॉसिंग योर बॉर्डर्स। तो विजिबल और इनविजिबल का कंसेप्ट अमन समझ आ गया? यस सर। तनिषा आपको भी समझ आ गया? यस सर। तो इसको जब स्टेटमेंट में हम दिखाते हैं तो उसी तरह से दिखाया था, विजिबल्स और इनविजिबल्स। अभी हम इसको और डिटेल में समझते हैं। विजिबल्स इज़ क्लियर, सो जो भी आपका सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उसके सामने आपको पैसा आ रहा है, जा रहा है, पर आपका फोकस सामान पे नहीं होना चाहिए। बीओपी की जब बात हो रही है तो आपका फोकस होना चाहिए पैसे के ऊपर, फॉरेन करेंसी आया या गया, उस पर आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। इनविजिबल्स, जो इनविजिबल्स जो हमने अभी बात करी, इनविजिबल्स तीन तरह से हो सकता है, इनकम, करंट ट्रांसफर्स या फिर सर्विसेज। इनकम में क्या क्या आएगा? विच लीड्स टू फैक्टर पेमेंट्स, जैसे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे सैलरी वगैरह मिलती है, कोई इंडिया का रेजिडेंट है, उसको फॉरेन करेंसी में कोई सैलरी मिल रही है, तो दैट इज़ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। या इंडिया के रेजिडेंट्स ने बाहर के देश में इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए आपका कोई, आपकी प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क में, आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उससे आपको रेंट मिलता है, तो वो रेंट का जो फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर हमारे देश में आएगा। या आपने किसी को लोन दे रखा है इंडिया के बाहर, मान लीजिए जापान में आपने किसी को लोन दे रखा है, तो उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट इंडिया में रिसीव होगा। या किसी चाइनीज़ कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अलीबाबा में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो वहाँ प्रॉफिट का शेयर इंडिया के अंदर रिसीव होगा। तो ये इनकम होती है।
तो जैसे रिसीव हो रही है इसी तरह से पेमेंट भी हो सकता है। कोई फॉरेनर है, उसने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तो रेंट का पेमेंट इंडिया से बाहर होगा। किसी फॉरेनर ने इंडिया में लोन दे रखा है किसी कंपनी को, तो इंटरेस्ट का पेमेंट इंडिया से बाहर होगा। किसी फॉरेनर ने इंडिया की कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो प्रॉफिट का शेयर उनके पास में चला जाएगा। सो इनकम के अंदर क्या क्या आता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम। और इन्वेस्टमेंट इनकम तीन तरह की होती है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और इस पूरी इनकम को हम प्राइमरी इनकम भी बोलते हैं। जो ये पूरी इनकम है इसको हम प्राइमरी इनकम भी बोल सकते हैं। तो ये इनविजिबल्स का फर्स्ट पार्ट हुआ इनकम। आप देखिए कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, ये सब दिखता नहीं है, ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती है, लेकिन फॉरेन करेंसी इन चीज़ों के कारण हमारे देश में आ भी रहा है या फॉरेन करेंसी हमारे देश से जा भी रहा है। सो इनविजिबल्स का पहला कंपोनेंट हो गया इनकम। नेक्स्ट इनविजिबल्स का कंपोनेंट है करंट ट्रांसफर्स या यूनिलेटरल पेमेंट। करंट ट्रांसफर्स मतलब क्या होता है? जैसे गिफ्ट दे दिया किसी ने, किसी फॉरेनर ने इंडिया में गिफ्ट दिया, या इंडिया वाले किसी रेजिडेंट ने फॉरेनर को गिफ्ट दिया, या ग्रांट्स हो सकती है, डोनेशन हो सकता है, या जो एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो इंडिया के बाहर रहते हैं, जैसे इंडिया से बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में जाके जॉब करते हैं या यूरोप में जाके जॉब करते हैं, तो वहाँ उनको पैसा मिलता है, उस पैसे को वो अपनी फैमिली के खर्चे के लिए इंडिया में भेजते रहते हैं। तो दिस इज़ यूनिलेटरल पेमेंट, कि एक साइड से पेमेंट हुआ, वापस नहीं जाएगा ये पैसा कभी भी। किसी ने गिफ्ट दिया, इट इज़ यूनिलेटरल पेमेंट, कोई रीपेमेंट इसमें नहीं होगा। किसी ने डोनेशन दिया, ये भी यूनिलेटरल है, एक साइड से हो गया, वापस ये कभी नहीं जाएगा। तो ये जो होते हैं सारे हमारे करंट ट्रांसफर्स कहलाते हैं। गिफ्ट्स आर करंट ट्रांसफर्स, ग्रांट्स आर करंट ट्रांसफर्स, एनआरआई रेमिटेंसेस टू फैमिली करंट ट्रांसफर्स, डोनेशंस आर करंट ट्रांसफर्स। तनिषा समझ आए यहाँ तक? Yes, sir. अमन? Yes, sir. ओके, सो इनकम हो गया एंड करंट ट्रांसफर्स हो गया। इनविजिबल्स का थर्ड कंपोनेंट है सर्विसेज। ऑल सर्विसेज, ये जो इनकम वाली थी ये सारी फैक्टर सर्विसेज थी। अब इसको छोड़ करके, इन सब को छोड़ करके अगर कोई और सर्विसेज है तो उसको हम बोलते हैं, उसको इस सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करते हैं, इसको हम सेकेंडरी इनकम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या सर्विसेज आएगी? ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर एंड मिसलिनियस। तो एक एक करके हम समझते हैं इसको कि इनका सबका मीनिंग क्या क्या है। ट्रैवल, ट्रैवल क्या होता है? एक्सपेंडिचर बाय फॉरेन टूरिस्ट इन इंडिया। कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आया तो उसने जो खर्चा किया वो हमारे देश के लिए रिसिप्ट है। या हमारे देश का कोई जना बाहर गया एज अ टूरिस्ट, तो वहाँ उसने जो पेमेंट्स किए वो फॉरेन करेंसी का हमारे देश के लिए खर्चा हो जाएगा। तो ये इनविजिबल्स में आएगा। बेसिकली फॉरेनर ने इंडिया में खर्चा किया, इनविजिबल्स का पार्ट होएगा। इनविजिबल्स में सर्विसेज का, जो फॉरेनर्स ने किया उसको हम रिसीट में ले लेंगे, जो इंडियंस ने बाहर जाके किया उसको हम एक्सपेंडिचर में ले लेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आएगा? कैरेज ऑफ गुड्स एंड नेचुरल पर्सन्स, या तो सामान को लाना ले जाना एक देश से दूसरे देश में, उसका किराया भाड़ा, या फिर नेचुरल पर्सन्स, आप ट्रैवल करते हो प्लेन के अंदर, शिप के अंदर, तो उसके लिए जब आप पेमेंट करते हो इंटरनेशनल ट्रैवल में, वो ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर आ जाएगा। या फिर इसके अलावा पोर्ट चार्जेस, वेयर हाउसिंग चार्जेस और भी चार्जेस होते हैं, ये सारा आपका ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगा। सो बेसिकली कोई ह्यूमन बीइंग ट्रैवल करे या कोई सामान लाया ले, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, उससे रिलेटेड जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है वो इस हेड के अंदर आ गई। इंश्योरेंस, जब आपका सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो रास्ते का आपने इंश्योरेंस किया, या जब आप खुद आ रहे जा रहे हो तो उस टाइम आपने अपनी लाइफ को या नॉन लाइफ पॉलिसीज़ ली। नॉन लाइफ पॉलिसीज़ मतलब जैसे जब आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो आप अपने सामान का आपने इंश्योरेंस करा लिया कि सामान खो गया तो आपका लॉस कंपेंसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी, तो नॉन लाइफ पॉलिसीज़ हो गई। लाइफ पॉलिसीज़, फॉरेन ट्रैवल में आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपने उसके लिए इंश्योरेंस करा लिया, तो ये इंश्योरेंस के अंदर आ गया। गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर, इसके अलावा ये तीन मेन हेड है। इसके अलावा गवर्नमेंट कई तरह के खर्चे करती है। जैसे फ़ॉरेन के अंदर हमारे एम्बेसीज़ होती हैं, दूतावास जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो उन एम्बेसीज़ में जो खर्चा किया वो आ गया। डिप्लोमेटिक मिशंस दूसरे देशों में है तो वो सब यहाँ पर आ गया। या फॉरेनर्स ने हमारे देश के अंदर अगर एम्बेसीज़ बना रखी है तो फॉरेन करेंसी इनवर्ड रेमिटेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या आएगा इसके अंदर?
फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया या इंडियन एम्बेसी आउटसाइड इंडिया। तो जब फॉरेनर्स मान लीजिए यूएसए है, यूएसए ने इंडिया में अपना ऑफिस खोल रखा है, उसको एम्बेसी बोलते हैं। तो एम्बेसी का जो खर्चा होगा उसके लिए यूएस वाले पैसा भेजेंगे इंडिया में, क्योंकि उनकी एम्बेसी है। तो यहाँ पर हमारा फॉरेन करेंसी इनवर्ड होएगा, रिसीट होएगा। इंडिया की एम्बेसी यूएसए में है, तो इंडिया उसको मेंटेन करने के लिए खर्चा करेगा, तो इंडिया से फॉरेन करेंसी आउटफ्लो यहाँ पर होएगा। यहाँ पर इनफ्लो होएगा और यहाँ पर आउटफ्लो होएगा। ये फॉरेन करेंसी वाला होगा। इंश्योरेंस की अगर हम बात करें इसी तरह से, इंश्योरेंस के अंदर अगर कोई मान लीजिए सामान इंपोर्ट हो रहा है या कोई फॉरेनर ट्रैवल टू इंडिया, कोई सामान इंपोर्ट हो रहेगा, फॉरेनर इंडिया में आ रहा है, इन्होंने इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस कराते टाइम हमारा इनफ्लो होगा यहाँ पर फॉरेन करेंसी का। या हमने अगर कोई सामान एक्सपोर्ट किया या इंडियन ट्रैवल एब्रॉड और उसने अपना इंश्योरेंस कराया, तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। सो बेसिकली जिन भी ट्रांजेक्शन से आपका फॉरेन करेंसी आ रहा है या जा रहा है, उसकी सबकी यहाँ पर हिसाब रखा गया है बस। सो गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर में फॉरेन एम्बेसीज बाहर के देश इंडिया में रखते हैं, या मेंटेनेंस ऑफ आवर एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया, तो इसमें पेमेंट हो जाता है, इसमें रिसीट्स हो जाती है। मेन 4 हेड्स हो गए। एक हेड और होता है इसके अंदर, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, बिजनेस, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ये सब अलग अलग, जो ऊपर चारों में नहीं आया उस सब की, उसके अलावा बाकी सब यहाँ पर मिसलिनियस के अंदर कवर हो जाता है। तो ये इनविजिबल्स हो गए। इनकम, ये सारी इनकम के अंदर ये सब आएगा। करेंट ट्रांसफ़र्स, इसमें ये सब आएगा। और सर्विसेज के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। सो हमने क्या क्या देख लिया? विजिबल्स, ये विजिबल्स हो गया, नॉर्मल आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट। और इनविजिबल्स, जिन चीज़ों को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बेसिकली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यहाँ तक में कुछ डाउट तनिषा? No, sir, no doubt. अमन? नो डाउट। ओके। सो अब हम आज यहाँ तक हमने इनका मीनिंग समझ लिया, विजिबल्स और इनविजिबल्स का। हर एक हेड में आपको ध्यान रखना है, हर एक हेड के अंदर रिसीट भी हो सकती है और पेमेंट भी हो सकता है। करेंट अकाउंट रिसीट्स और करेंट अकाउंट पेमेंट्स। तो करेंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हमने समझ लिए। करेंट अकाउंट वाले का मतलब क्या हुआ? सच ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट अफेक्ट असेट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंट्री, नो फ्यूचर क्लेम्स। तो जैसे गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू था, असेट लाइबिलिटी इंपैक्ट नहीं होती थी, इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में करेंट अकाउंट हो गया, सच ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट अफेक्ट असेट्स और लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंट्री। तो ये जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, इनमें सब में बेसिकली इनकम है या एक्सपेंस है, इन पे असेट और लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। जब असेट और लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा तो हम उसके लिए कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा। सो करेंट अकाउंट यहाँ हमें समझ आएगा मीनिंग। एक मर्चेंडाइज हो गया, एक विजिबल्स हो गया, एक इनविजिबल्स हो गया। और इनविजिबल्स के अंदर आपके 3 कंपोनेंट्स हो गए, इनकम, करेंट ट्रांसफर्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज में 4-5 हेडिंग्स हो गए अलग अलग, इनका मीनिंग हमने जान लिया। सो मीनिंग सबका समझ में आ गया। अब कैलकुलेशन क्या क्या होती है, क्या क्या चीज़ें हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट चीज़ इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। फर्स्ट जो चीज़ हम यहाँ पर कैलकुलेशन सीख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आप बोल सकते हो, या फिर इसको आप ट्रेड बैलेंस भी इसको आप बोल सकते हो। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या 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 होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। मान लीजिए हमारे देश ने 1000 करोड़ के एक्सपोर्ट्स किए और 500 करोड़ के इंपोर्ट्स किए किसी साल में, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा 1000 माइनस 500। तो 500 करोड़ आपका यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा सरप्लस। अगर इंपोर्ट आपके 1500 थे तो ये आपका माइनस के अंदर डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हुआ? जो आपके विजिबल्स थे ये वाले, मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इसका डिफरेंस है, इसको आप बोलते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड
अगर आप कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ोगे तो बहुत फेमस चीज़ है बैलेंस ऑफ ट्रेड, कॉमन कैलकुलेशन है जो कि अक्सर न्यूज़ के अंदर आती रहती है. सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, देयर कैन बी डेफिसिट और सरप्लस. डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है. अगर x मतलब एक्सपोर्ट है, m मतलब इम्पोर्ट है. इफ़ x इज़ ग्रेटर देन m, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा है तो सरप्लस है. x इज़ लेस देन m तो डेफिसिट है. देखिए, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे देश में आएगी. एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी विल कम इन. सामान बाहर गया, फॉरेन करेंसी अंदर आएगी. इंपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी विल गो आउट. इंपोर्ट करेंगे तो सामान देश में आएगा और फॉरेन करेंसी बाहर चली जाएगी. तो बीओपी कैलकुलेशन में हमें फॉरेन करेंसी पे फोकस करना है, सामान पे फोकस हमें नहीं करना है. तो इसलिए एक्सपोर्ट वाला जो हो गया हमारा रिसीट्स हो गया, और इंपोर्ट वाला जो है हमारा पेमेंट्स हो गया. तो पैसा मिला ज़्यादा पेमेंट से तो आपका सरप्लस हो जाएगा. सरप्लस की डेफिनेशन हो गई वेयर एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन इंपोर्ट, तो ये सरप्लस आ जाएगा. और अगर पेमेंट ज़्यादा हुआ तो डेफिसिट हो जाएगी वेयर इंपोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट. तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि एक्सपोर्ट ज़्यादा है या इंपोर्ट ज़्यादा है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात होती है किसकी, सिर्फ ओनली विजिबल्स की. सिर्फ विजिबल्स की बात होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, बाकी सर्विसेज वगैरह वो सब इसमें नहीं आता है. अमन, क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ओके. तो फर्स्ट कैलकुलेशन हमारी हुई वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड, इस पर बाद में आएंगे. अब हम आ जाते हैं इनविजिबल्स के बैलेंस पे. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया विजिबल्स का. अब इनविजिबल्स का बैलेंस हम निकालते हैं. तो इनविजिबल्स के 3 पार्ट थे, इनकम, करेंट ट्रांसफर्स या सर्विसेज. इनकम को हम फैक्टर पेमेंट्स भी बोल सकते थे, सर्विसेज को हम नॉन फैक्टर, अदर देन फैक्टर है तो नॉन फैक्टर भी बोल सकते हैं, या इसको प्राइमरी इसको सेकेंडरी हम बोल सकते हैं. तो इसको हम यहाँ लिखते हैं. इनविजिबल्स के 3 पार्ट हैं, इनकम, करेंट ट्रांसफर्स और तीसरा क्या है, सर्विसेज. इनकम के अंदर मेनली हमारे फैक्टर पेमेंट्स आ गए, करेंट ट्रांसफ़र है, यहाँ पर हमारा नॉन फैक्टर पेमेंट्स यहाँ पर आ गए. इसको हम प्राइमरी इनकम भी बोल सकते हैं, इसको हम सेकेंडरी इनकम भी यहाँ पे बोल सकते हैं. सो हम बोल सकते हैं मीन्स क्वेश्चन के अंदर आपको सेकेंडरी इनकम नाम से भी आ सकता है लिखा हुआ, नॉन फैक्टर पेमेंट भी लिखा हुआ आ सकता है, या सर्विसेज भी लिखा हुआ आ सकता है. तीनों में से कुछ भी वहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है. इसके लिए इनकम लिखा आ सकता है, फैक्टर पेमेंट्स लिखा आ सकता है, या प्राइमरी इनकम लिखा हुआ आ सकता है. करेंट ट्रांसफ़र विल रिमेन करेंट ट्रांसफ़र, इसका और कुछ मीनिंग यहाँ पर, और कोई नाम यहाँ पर नहीं है. तीनों को आप मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी बन जाती है इनविजिबल्स. तीनों को मिक्स कर लेंगे तो दिस इज कॉल्ड इनविजिबल्स. ठीक है जी, समझ में आ गया तनिषा? Yes, sir. ओके. सो इनविजिबल्स का बैलेंस निकालना, नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस निकाल लो, फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस निकाल लो, और करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस निकाल लीजिए. मीन्स तीनों हेड हैं हमारे, इनके अंदर आपकी रिसीट्स होगी, इसमें भी आपकी रिसीट्स होएगी, और इसके अंदर भी आपकी रिसीट्स होएगी. लेस पेमेंट्स, लेस पेमेंट्स एंड लेस पेमेंट्स. तो ये क्या बचेगा मेरे पास में, इनकम का बैलेंस, ये करेंट ट्रांसफर्स का बैलेंस, सर्विसेज का बैलेंस. तीनों का बैलेंस, किसी का हो सकता है सरप्लस आएगा, किसी का डेफिसिट आएगा, जो भी आएगा तीनों को आप ऐड कर लीजिए तो वो आपका बन जाएगा इनविजिबल्स का बैलेंस. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर सेकंड कैलकुलेशन जो मेरी होती है वो इनविजिबल्स के बैलेंस की होती है. फर्स्ट कैलकुलेशन हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड निकाला, सेकंड जो हमने निकाला दैट इज़ कॉल्ड इनविजिबल्स का बैलेंस.
अब तीसरी कैलकुलेशन आ गई मेरी करंट अकाउंट का बैलेंस। ट्रेड को जोड़ दीजिए, इनविजिबल्स को जोड़ दीजिए, तो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर हो जाएगा। सो ट्रेड निकाला था पहले, ये ट्रेड बैलेंस, फिर उसके बाद हमने निकाला था इनविजिबल्स का बैलेंस, दोनों को ऐड कर दीजिए तो करंट अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा। सेम बात है यहाँ पे, हो सकता है ट्रेड का बैलेंस डेफिसिट हो सकता है ट्रेड का बैलेंस सरप्लस हो सकता है इनविजिबल्स का बैलेंस डेफिसिट हो सकता है ये सरप्लस हो। तो जो भी है डेफिसिट सरप्लस, उनको दोनों को ऐड कर दीजिए तो करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। बेसिक बात वही है, आपको देखना है रिसीट ज़्यादा है या फिर पेमेंट ज़्यादा है, रिसीट ज़्यादा है या फिर पेमेंट ज़्यादा है। अगर रिसीट ज़्यादा है, इफ़ रिसीट्स आर हाई, तो देयर इज़ इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। इफ पेमेंट्स आर हाई, so there is outflow of foreign currency। रिसीट्स अगर ज़्यादा है तो इनफ्लो है, पेमेंट्स अगर ज़्यादा है तो फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो है। तो ये हमारा करंट अकाउंट बैलेंस निकालने का तरीका हो गया। करंट अकाउंट बैलेंस मीन्स ट्रेड का बैलेंस प्लस इनविजिबल्स का बैलेंस। ट्रेड बैलेंस क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। इनविजिबल्स का बैलेंस कैसे निकलता है? नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस निकालो, फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस निकालो, करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस निकालो, तीनों को ऐड कर दो तो इनविजिबल्स का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। इनका सबका बैलेंस कैसे निकलेगा? हर एक चीज़ की रिसीट माइनस पेमेंट, रिसीट माइनस पेमेंट, रिसीट माइनस पेमेंट, तो सबका रिसीट माइनस पेमेंट ही हो रहा है। तो हम करंट अकाउंट बैलेंस को पूरा लिखते हैं एक साथ एक ही जगह पे। करंट अकाउंट बैलेंस में क्या क्या आ गया? रिसीट्स, पेमेंट्स। रिसीट्स में क्या आएगा मेरा? एक्सपोर्ट्स, पेमेंट में आएगा इंपोर्ट्स। इनका दोनों का डिफरेंस हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, इसको हम यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं, भाई ये विजिबल्स हैं। देन फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर इनविजिबल्स। इनविजिबल्स में पहले क्या है? नॉन फैक्टर सर्विसेज। पहले फैक्टर सर्विसेज लिख लेते हैं। फैक्टर सर्विसेज का रिसीट्स और इधर आ जाएगा मेरा फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट्स। इनका जो डिफरेंस निकलेगा वो सर्विसेज का बैलेंस यहाँ पे निकल जाएगा। तीसरा क्या हो गया? करंट ट्रांसफर्स रिसीट्स, करंट ट्रांसफ़र रिसीट्स, और इधर आ जाएगा हमारा करंट ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो इससे मेरा यहाँ पर जो है करंट ट्रांसफ़र्स का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। चौथा कंपोनेंट क्या हो गया? नॉन फैक्टर सर्विस रिसीट्स, नॉन फैक्टर सर्विसेज पेमेंट्स। तो ये आ जाएगा मेरा नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारे बैलेंसेस जब आप जोड़ोगे ये वाले, तो यहाँ पर आपका फाइनल करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पर आपका फाइनल करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। जो रिसीट्स होती है उसको आप बोलते हैं क्रेडिट है, और जो पेमेंट्स होता है उसको आप बोलते हैं डेबिट है। तो कोई जर्नल एंट्री का यहाँ पर बात नहीं है, बट जस्ट रिसीट्स को क्रेडिट बोला जाता है, पेमेंट्स को डेबिट बोला जाता है। सो करंट अकाउंट बैलेंस, विजिबल्स प्लस इनविजिबल्स। विजिबल्स का बैलेंस और इनविजिबल्स का बैलेंस इज योर करंट अकाउंट बैलेंस। विजिबल्स में क्या आ गया? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, या फैक्टर सर्विस रिसीट्स माइनस फैक्टर सर्विसेज पेमेंट, फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस। करंट ट्रांसफ़र रिसीट्स माइनस करंट ट्रांसफ़र पेमेंट, करंट ट्रांसफ़र का बैलेंस हो गया। नॉन फैक्टर सर्विसेज का रिसीट माइनस नॉन फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट, नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस हो गया। और इनको सबको आप ऐड कर लीजिए तो ये फाइनल करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। इट कैन बी सरप्लस और डेफिसिट। ये सरप्लस भी हो सकता है, ये डेफिसिट भी यहाँ पर
हो सकता है। अमन क्लियर है यहाँ तक? तनिषा आपको समझ आ गया? Yes, sir. ओके। ऋषा आप थोड़ा सा लेट आए, यस तो आपको कुछ समझ आया अभी लास्ट में? सर, यहाँ पर कुछ समझ आया आपको थोड़ा सा? एंड एंड का समझ आया। यस सर। एंड का आपको समझ आ गया? ओके। देखिए, हमने जो लास्ट पढ़ा था बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग समझा था, करेक्ट? यस सर। ठीक है ना, कि रेजिडेंट्स जो है अगर फॉरेन करेंसी का पेमेंट कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो दैट इज़ पेमेंट्स, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंडिया के रेजिडेंट्स को कुछ मिल रहा है तो दैट इज़ फॉरेन करेंसी रिसीट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ फॉरेन करेंसी का रिसीट और पेमेंट का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं। जो इनफ्लो होता है वो क्रेडिट बोला जाता है, जो आउटफ्लो होता है उसको हम डेबिट बोलते हैं। बट जो एक्चुअल बनता है वो मैं आपको स्टेटमेंट दिखाऊंगा, उसमें क्रेडिट डेबिट जैसा होता नहीं है, बट इस तरह से बोला जाता है। सो बीओपी के दो तीन कंपोनेंट्स है, करंट, कैपिटल एंड ऑफिशियल रिजर्व। करंट अकाउंट के दो पार्ट्स हैं, विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। तो जैसा हमने यहाँ पर बनाया, करंट अकाउंट के दो पार्ट हैं, विजिबल्स या इनविजिबल्स। विजिबल्स मतलब जब वो चीज़ मेरे देश के बाहर जाएगी या मेरे देश के अंदर आएगी तो हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जो जैसे टेंजिबल असेट्स आप अकाउंट्स में पढ़ते हो, टेंजिबल असेट्स होता है जिसको छू के देख सकते हो, सेम चीज़ यहाँ पर विजिबल्स है। जैसे कुछ सामान एक्सपोर्ट किया, शुगर एक्सपोर्ट करी या डिफेंस के इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए, तो ये सब चीज़ें जब बॉर्डर से आ रही है जा रही है तो हम उसको छू कर देख सकते हैं। कैन बी सीन एंड टच्ड वाइल दे आर क्रॉसिंग बॉर्डर्स। तो नॉर्मल सेंस में जिन चीज़ों को हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बोलते हैं वो सब यहाँ विजिबल्स में आ जाता है। तो विजिबल्स एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा आपके देश में आएगा, सामान जाएगा लेकिन पैसा आएगा, तो ये रिसीट में है। पैसे की बात हो रही है तो रिसीट्स में आ गया। इंपोर्ट करेंगे तो सामान देश में आएगा, पेमेंट मेरे देश के बाहर जाएगा। तो पेमेंट मेरे देश के बाहर जा रहा है तो इसको हम पेमेंट में डालेंगे। सामान पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है फॉरेन करेंसी पे, कि फॉरेन करेंसी आ रही है या जा रही है। अगर फॉरेन करेंसी आ रही है तो रिसीट है, फॉरेन करेंसी जा रही है तो पेमेंट है। तो विजिबल्स के एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस निकालो तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करने के लिए भी अलग से आ सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फिगर होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड की। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से मुझे बैलेंस ऑफ ट्रेड मिल गया, यही विजिबल्स का बैलेंस भी होता है। सो ये विजिबल। इनविजिबल, इनविजिबल के तीन पार्ट हैं, इनकम, करंट ट्रांसफर्स या फिर सर्विसेज। सो ये जो हेड ऊपर मैंने लिखे इनकम, करंट ट्रांसफर, ये जो मेन आरबीआई बनाता है उसके अंदर यही हेड्स यूज़ होते हैं, इनकम, करंट ट्रांसफ़र, सर्विसेज। पर अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग टर्म्स यूज़ हो रखी है। इनकम के लिए फैक्टर पेमेंट्स लिखा हुआ है कई बुक्स में, सर्विसेज के लिए नॉन फैक्टर लिखा हुआ है। तो वो सारी टर्म्स भी हमने यहाँ पर समझ ली है। इनकम, इसको फैक्टर पेमेंट भी आप बोल सकते हो, प्राइमरी इनकम भी आप बोल सकते हो। करंट ट्रांसफ़र ही होता है। सर्विसेज, नॉन फैक्टर पेमेंट भी आप बोल सकते हो या सेकेंडरी इनकम भी आप इसे बोल सकते हो। सो तीनों का आप रिसीट पेमेंट माइनस कर डिफरेंस निकाल लीजिए तो वो बैलेंस आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यह हमने कर रखा है। फैक्टर सर्विसेज की रिसीट, रिसीट में आ गई। फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट, पेमेंट में आ गया। डिफरेंस फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस हो गया। इसी तरह से करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस निकाल लीजिए, नॉन फैक्टर का बैलेंस निकाल लीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए तो एक बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस प्लस इसका बैलेंस प्लस, तो ये फाइनल करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आपका आ गया। ये सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी यहाँ पर हो सकता है। तो क्या क्या फॉर्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे? बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सेकंड हमने अभी किया नहीं है। इनविजिबल्स का बैलेंस, नॉन फैक्टर का बैलेंस, फैक्टर का बैलेंस और करंट ट्रांसफ़र का बैलेंस, तो ये इनविजिबल्स हो गया। करंट अकाउंट बैलेंस, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। ट्रेड की जगह आप विजिबल्स का बैलेंस भी लिख सकते हो। So, यहाँ तक समझ आ गया ऋषा? यस सर। ओके। अच्छा, अब जो इनविजिबल्स था, इनकम हो गई हमारी फैक्टर पेमेंट्स, जैसे हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ा था, फैक्टर पेमेंट्स। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कोई अगर जॉब कर रहा है तो सैलरी में उसको फॉरेन करेंसी मिल रहा है या फॉरेन करेंसी देश से बाहर जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट।
किराया हमारे देश में मिल रहा है या किराया हमारे देश से बाहर गया, इंटरेस्ट हमारे देश में आया या इंटरेस्ट हमारे देश से बाहर गया, प्रॉफिट हमारे देश में आया या प्रॉफिट हमारे देश से बाहर गया। करंट ट्रांसफ़र मतलब जैसे एनआरआई लोग हैं, इंडिया के बाहर जॉब करते हैं, उन लोगों ने पैसा हमारे देश में भेजा अपनी फैमिली के मेंटेनेंस के लिए, तो दिस इज़ करंट ट्रांसफ़र इसको बोला जाता है, या यूनिलेटरल पेमेंट भी इसको बोला जाता है। गिफ्ट आया या गिफ्ट गया, डोनेशन आई या गई, डोनेशन ग्रांट एक ही बात है। तो ये सब करंट ट्रांसफ़र्स है या यूनिलेटरल पेमेंट इनको बोलते हैं, क्योंकि इसमें रीपेमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वन साइडेड है, यूनिलेटरल, एक साइड से आ रहा है यहाँ पे। तीसरा पार्ट है सर्विसेज। इसमें क्या क्या आता है? ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर। तो GNIE इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, GNIE। तो आपके पेपर में, क्वेश्चन पेपर में GNIE भी लिखा हुआ इस पर आ सकता है, गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर। और पांचवा है मिसलिनियस, जो ऊपर चारों में नहीं आया मिसलिनियस में आ जाएगा। ट्रैवल मतलब अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने आया तो फॉरेन करेंसी आएगी, इंडियन टूरिस्ट बाहर गया तो फॉरेन करेंसी जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन, जो सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ उसका किराया, या कोई पर्सन इंडिया के बाहर गया ट्रैवल करके या इंडिया से बाहर आया तो उनका किराया, ये ट्रांसपोर्टेशन में आ गया। इंश्योरेंस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इंश्योरेंस कराया तो उसका प्रीमियम पे किया, वो इंश्योरेंस में आ गया। गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर मीन्स फॉरेन कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है तो एम्बेसी चलाने के लिए उन्होंने पैसा इंडिया में भेजा, या इंडिया की एम्बेसी इंडिया के बाहर है तो इंडिया ने उस एम्बेसी के खर्चे के लिए पेमेंट यहाँ से बाहर भेजा, तो इससे रिसीट हो जाएगी, इससे पेमेंट हो जाएगा। इन चारों को छोड़ के बाकी और मिसलिन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, बिजनेस, सॉफ्टवेयर, सर्विसेज, ये सब चीज़ें आपकी मिसलिनियस रिसीट्स के अंदर कवर हो जाएगी। सो इनविजिबल्स में नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफ़र, तीनों का बैलेंस यहाँ पर इनविजिबल में आ गया। ट्रेड बैलेंस हो गया, और इनविजिबल प्लस विजिबल मिलाकर के करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर हमारा आ गया। ये 3 कैलकुलेशंस है। इस चैप्टर में भी आप लोगों के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, सिंपल ही आएंगे, प्लस माइनस के न्यूमेरिकल होंगे। अगर आपको ये टर्म्स पता है, इनविजिबल क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, प्राइमरी इनकम क्या होती है, तो देन फिर आपको न्यूमेरिकल में सिर्फ प्लस माइनस ही करना है, कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं आएगी, बट टर्म्स पता होनी चाहिए बस। एक और कैलकुलेशन है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस क्या हुआ? पहले गुड्स का निकाल लो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, या ट्रेड बैलेंस। तो बेसिकली एक तो आ गया आपका ये गुड्स वाला, और दूसरा आपका आ जाएगा इनविजिबल में से सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज वाला। इनको दोनों को जब आप ऐड लेस करते हो तो आपका ये गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस यहाँ पर आ जाता है। तो ये चौथी कैलकुलेशन आपकी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस की हो गई है। तनिषा, ये वाला समझ में आया, गुड्स एंड सर्विसेज? Yes, sir. तो 4 चीज़ हम निकाल रहे हैं करंट अकाउंट में। ट्रेड बैलेंस, वो क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर इनविजिबल्स का बैलेंस, इनविजिबल के 3 चीज़ें हैं ये, इनका रिसीट माइनस पेमेंट कर लो और जोड़ लो, इनविजिबल्स का बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद गुड्स, ये जो है आपका गुड ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल्स का बैलेंस, दोनों मिलाकर के आपका हो जाता है करंट अकाउंट बैलेंस। तो मेन फिगर्स आपकी 3 है। चौथी एक फिगर और आ जाती है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में हम क्या करेंगे? ये वाला ले लेंगे विजिबल्स, और इनविजिबल में से सिर्फ सर्विसेज वाला हम ले लेंगे। तो इनका बैलेंस दोनों का जोड़ लीजिए, तो आपका ये गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। ये चैप्टर एक्चुअली ऐसा है जो हर एक किताब के अंदर है ना, अलग अलग टाइप से दिया हुआ है, और टर्म्स भी उसमें कई जगह पे ठीक से लिखी हुई नहीं है। हर एक किताब के अंदर, जैन ओरी में भी ऐसा है, संदीप गर्ग में भी ऐसा है, उन्होंने एक्चुअली पुराने सिस्टम नए सिस्टम को मिक्सअप भी किया हुआ है। तो बुक में से पढ़ते टाइम इस चैप्टर को थोड़ा सा हमें ध्यान से पढ़ना है। अब थोड़ा सा हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये
जो चारों कैलकुलेशन हमने सीखी है इनको हम कैसे करते हैं। देखिए, एस्टिमेशन ऑफ बैलेंसेज रिलेटेड टू करंट अकाउंट, एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है क्वेश्चन ने मुझे, इंपोर्ट्स दिया हुआ है, इनविजिबल्स का नेट दिया हुआ है, नॉन फैक्टर सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मीन्स करंट ट्रांसफर्स। सो ये रियल डेटा इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020 का। अब हमें ये सारे जो बैलेंसेस हमने निकाले वो सब हमें निकालने हैं इससे। सो फर्स्ट हमने क्या निकालना है, ट्रेड बैलेंस, जिसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आप बोलते हो। कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट इज़ 337 माइनस इम्पोर्ट इज़ 517, सो 180 इज़ माई डेफिसिट। 180 इज़ माई डेफिसिट। जब डेफिसिट लिख दिया तो माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इम्पोर्ट अगर होएगा तो पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट अगर होएगा तो रिसीट कम हो रही है, तो ये ट्रेड बैलेंस आपका डेफिसिट हो गया। जैसे मान लीजिए अभी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बहुत सामान हमारे देश में इंपोर्ट होता है, चाइना से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बहुत सारे इंपोर्ट हो रहे हैं, ऑयल का इंपोर्ट बहुत सारा होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है मोस्टली हमारा देश का जो होता है वो डेफिसिट में ही रहता है। एक्सपोर्ट कम होते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, तो हमारे देश का मोस्टली बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में ही रहता है। नेक्स्ट हम निकालते हैं इनविजिबल्स। इनविजिबल के लिए नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस, यहाँ पर सीधा हमने नेट ही बैलेंस दे दिया है, रिसीट और पेमेंट अलग अलग दिया हुआ नहीं है। तो प्लस में नॉन फैक्टर सर्विसेज मीन्स ये सरप्लस है, इनकम माइनस में मतलब ये डेफिसिट है, और ट्रांसफ़र्स हमारा प्लस में है। तीनों को ऐड कर दीजिए तो ये इनविजिबल्स का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब करेंट अकाउंट बैलेंस के लिए ट्रेड बैलेंस ये है -180 प्लस इनविजिबल्स तो -180 प्लस 123, तो डेफिसिट का करंट अकाउंट बैलेंस हो गया 57256। ये मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आ गया। तनिषा समझ में आ गया यहाँ तक कैलकुलेशन? सर एक बार दोबारा समझा ओके ठीक है। रेशा आपको समझ में आ गया? सब करंट अकाउंट वाला नहीं। ओके, अमन आपको समझ में आ गया? ओके, हम वापस से देखते हैं, पूरा न्यूमेरिकल वापस से देखते हैं। देखिए, विजिबल्स का डिफरेंस निकालना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पर आएगा। तो एक्सपोर्ट कितना दिया हुआ है, 337,237, 337,237। इंपोर्ट्स यहाँ पर दिया हुआ हमें 517,519। डिफरेंस निकाल दीजिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा है तो यहाँ पर हमारा डेफिसिट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो डेफिसिट होता है, कि एग्ज़ाम में उल्टा ना हो जाए। फर्स्ट हमने ये निकाल लिया। फिर इनविजिबल्स की बात आ गई। अब इनविजिबल में भी रिसीट पेमेंट अलग अलग दिया हो सकता है, पर इसने हमें सीधा नेट ही दे दिया। नेट मतलब रिसीट माइनस पेमेंट करके डायरेक्टली दे दिया। तो इनविजिबल के तीनों कंपोनेंट है, नॉन फैक्टर सर्विसेज, इनकम और करंट ट्रांसफर्स। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज जो है मेरी ये वाली, इसका बैलेंस ही इसने मुझे सीधा दे दिया। कितना बैलेंस दिया है, 69946, क्योंकि प्लस में है तो ये सरप्लस है। करंट ट्रांसफ़र है ये। नॉन फैक्टर सर्विसेज का 81941, ये भी सरप्लस है, प्लस में है इसलिए। और इनकम जो है इसका, यहाँ इसने दिया हमें -28861, -28861। इनकम हमारा फैक्टर सर्विसेज भी होता है, -28861। तो ये हमारा यहाँ पर डेफिसिट हो गया। एग्ज़ाम में हो सकता है ये आपको निकालना पड़े, रिसीट और पेमेंट अलग अलग दिया हुआ हो। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ये फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस है, ये करंट ट्रांसफर्स का बैलेंस है, नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस है। तो फाइनल करंट अकाउंट कैसे निकालेंगे, इनको सबको आप ऐड कर लीजिए। सरप्लस एक ये, दूसरा ये, माइनस डेफिसिट,
तो ये मेरा 57256 करेंट अकाउंट बैलेंस यहाँ पर आ गया। या इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक कर देते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड आ गया, इनविजिबल्स का बैलेंस निकाल लो पहले। इनविजिबल्स का बैलेंस कैसा आएगा, एक ये सरप्लस, फिर ये सरप्लस माइनस डेफिसिट। इनविजिबल्स का बैलेंस इज सरप्लस। करेंट अकाउंट का बैलेंस इनविजिबल्स और विजिबल्स, इनका दोनों का आप निकाल लीजिए। तो डेफिसिट ज़्यादा है यहाँ पे 180 माइनस दिस, तो ये मेरा ये करेंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर आ गया 57,256 इज़ माई डेफिसिट। तो 3 फिगर्स हमने निकाली है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनविजिबल्स का बैलेंस और करेंट अकाउंट का बैलेंस। अभी समझ आ गया तनीषा? यस सर। ऋषा यस सर। एंड अमन, आपको समझ आ गया? Yes, sir. ओके। हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर मुझे यहाँ पर ऐसा दिया हुआ हो कि भाई कुछ रिसीट्स यहाँ पे दी होगी, मान लीजिए 50,000 की रिसीट्स दी हुई है और पेमेंट्स मुझे दिया हुआ है इतना, सॉरी इसको उल्टा कर देते हैं, 21139 और 50,000 का पेमेंट दिया हुआ। तो फिर मैं डेफिसिट खुद निकालूंगा, दिस माइनस दिस करके, जो इसने मुझे नेट निकाल के दे दी वो मुझे निकालनी पड़ेगी, बस इतना सा यहाँ पर एक एडिशन होएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस, करेंट ट्रांसफ़र का बैलेंस, नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस, तीनों को जोड़ देंगे तो इनविजिबल आ गया। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ नथिंग बट विजिबल्स का बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम विजिबल्स का बैलेंस भी बोल सकते हैं। सो विजिबल्स प्लस इनविजिबल इज़ माई फाइनल करेंट अकाउंट बैलेंस। फैक्टर सर्विसेज बैलेंस, फैक्टर सर्विसेज क्या क्या हो गया हमारा, वापस से रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर सर्विसेज जो होता है इसको हम इनकम भी बोल सकते हैं, इसको हम प्राइमरी इनकम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या आ गया, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट और एक क्या आ गया, प्रॉफिट। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है। करेंट ट्रांसफर्स में हमारा क्या क्या आ गया, NRI रेमिटेंसेस, डोनेशंस, ग्रांट्स और एक और क्या चीज़ थी, गिफ्ट्स। ये हमारा करंट नॉन फैक्टर में क्या क्या आ गया हमारा, नॉन फैक्टर में हमारा आ गया ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट नॉट इंक्लूडेड एल्सवेयर, GNIE और मिसलिनियस। तो हो सकता है कि आपको ये फैक्टर लिखा हुआ ना मिले, एग्जाम में लिखा हुआ मिले आपको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, या प्राइमरी इनकम लिखा हुआ मिले, या फिर सिर्फ इनकम लिखा हुआ आपको मिले, ऐसा हो सकता है। तो आपको ये जानना है कि ये फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस है। हो सकता है आपको NRI रेमिटेंस, डोनेशन, ग्रांट, गिफ्ट लिखा हुआ मिले, तो दिस इज़ माई करंट ट्रांसफ़र का बैलेंस। या आपको ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, GNIE ये लिखा हुआ मिले, तो दिस इज़ माई नॉन फैक्टर सर्विसेज बैलेंस। इसको हम सर्विसेज भी बोलते हैं। और ये तो करंट ट्रांसफ़र इज़, करंट ट्रांसफ़र यहाँ पर होता है। इसको हम सेकेंडरी इनकम भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा टर्म्स आई थिंक ज़्यादा होगा, 2 मिनट आप स्क्रीन को देखिए, मेमोराइज कर लीजिए क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे हो रही है, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट आप स्क्रीन को देख लीजिए। बस ये टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर हो गई तो बस फिर इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में भी कुछ कुछ टर्म्स आ जाएगी। ओके, तो आगे बढ़ें। कुछ डाउट किसी को?
नो सर। ओके ठीक है। तो अब ये हमने यहाँ पर ट्रेड बैलेंस निकाली। अब एक गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस भी एक कैलकुलेशन है। गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में हम क्या करते हैं, दो चीज़ जोड़ते हैं सिर्फ, एक तो ये वाला और एक हमारा जो है नॉन फैक्टर सर्विसेज वाला। इनको दोनों को हम कर लेंगे। ट्रेड बैलेंस माइनस में था, डेफिसिट था, और नॉन फैक्टर सर्विसेज प्लस में है। तो इनको आप करोगे तो 98,341 आपका डेफिसिट आ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। ये चौथी कैलकुलेशन करेंट अकाउंट बैलेंस की यहाँ पर हमारी कवर हो गई। ओके, सो यहाँ पर हमारा करेंट अकाउंट कैलकुलेशंस कवर हो गई। एक मिनट मेरे पास, देखिए ये रियल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। रियल करेंट अकाउंट बैलेंस का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं इतने, ये अलग अलग पीरियड का है दिखा रखा है, सारे पीरियड हम यहाँ से इसको कर देते हैं हाइड। अब आपको समझ में आ रहा है, अप्रैल से जून 2020 पीरियड का ये है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट की बात हो रही है। पहले क्या आता है, मर्चेंडाइज। ये कि मर्चेंडाइज क्रेडिट मतलब रिसीट्स, डेबिट मतलब पेमेंट्स, और ये नेट हो गया इसका डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या, रिसीट कम है पेमेंट ज़्यादा है, तो नेट माइनस में हो गया, रिसीट माइनस पेमेंट। ये मेरा मर्चेंडाइज विजिबल्स का बैलेंस यहाँ पर निकल गया। अब आई बात इनविजिबल्स। इनविजिबल्स में हमने क्या क्या लिया है, इनविजिबल में तीन है, इनकम, करेंट ट्रांसफ़र और सर्विसेज। सो पहला सर्विसेज, फिर दूसरा आ गया आपका यहाँ पर इनकम, तीसरा आ गया आपका ट्रांसफ़र्स। अंदर नहीं जाना हमें, सर्विसेज, ट्रांसफ़र्स और इनकम। सर्विसेज में हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, जीएनआई और मिसलिनियस। तो ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, जीएनआई और मिसलिनियस। मिसलिनियस में क्या क्या आता है, सॉफ्टवेयर, बिजनेस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विसेज। हर एक चीज़ का सिंपल है, एक तरफ रिसीट लिख लिया क्रेडिट, एक तरफ पेमेंट लिख लिया और डिफरेंस निकालते जाओ। ट्रांसफ़र में ऑफिशियल प्राइवेट नहीं, अपने को सिर्फ ट्रांसफ़र देखना है। ये रिसीट्स है, ये पेमेंट है, नेट यहाँ पर रिसीट ज़्यादा हो गई, ये भी हमें यहाँ पर इसका समझ में आ गया। इनकम, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इनकम में हमने क्या क्या लिखा है देखिए, या तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम तीन तरह से हो सकती है, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। तो इसी सेम यहाँ पर लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट इनकम, रिसीट पेमेंट नेट, और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रिसीट पेमेंट नेट। ये टोटल करेंट अकाउंट यहाँ पर मेरा इसका सम आ गया। तो ये आपका रियल एक्चुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है। सिर्फ हेड आपको पता होने चाहिए, एक तरफ रिसीट है, एक तरफ पेमेंट है। रिसीट को क्रेडिट बोलते हैं, पेमेंट को डेबिट बोलते हैं। सो ये स्टेटमेंट अमन आपको समझ में आ गया, पूरा करंट अकाउंट। यस सर। तनिषा आपको समझ आ गया, यस सर। एंड ऋषा आपको समझ में आ गया। यस सर। ओके, वापस एक बार बता रहा हूँ आपको। करंट अकाउंट में पहले मर्चेंडाइज दैट इज़ विजिबल्स, रिसीट पेमेंट नेट निकाल लो। फिर इनविजिबल्स दो ही हेड है, देखो बड़ा कैपिटल आई लिखा हुआ है, दिस इज़ माई फर्स्ट हेड, कैपिटल ये सेकंड लिखा हुआ है, दिस इज़ माई सेकंड हेड। दो ही हेड है, एक मर्चेंडाइज या फिर इनविजिबल्स। मर्चेंडाइज को विजिबल भी बोल सकते हो। इनविजिबल में सर्विसेज, ट्रांसफ़र्स या फिर इनकम, सर्विसेज, ट्रांसफ़र्स या फिर इनकम। तो जो सर्विसेज वाला है इसको हमारे बुक वाले नॉन फैक्टर भी बोलते हैं। जो इनकम वाला है इसको हमारे बुक वाले फैक्टर इनकम भी बोलते हैं। करंट वाले, करंट ट्रांसफ़र ही बोलते हैं। कलर दूसरा कर देते हैं यहाँ पे, अलग अलग तीनों हेड अलग अलग आपको दिखेंगे, सर्विसेज, ट्रांसफ़र्स, ये
या इस फैक्टर इनकम वाले को बुक वाले प्राइमरी इनकम भी बोल देते हैं, इसको बुक वाले सेकेंडरी इनकम भी बोल देते हैं। और ये ट्रांसफ़र, जो इनकम है फैक्टर वाला, उसके दो पार्ट है, इन्वेस्टमेंट या कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इन्वेस्टमेंट तीन तरह की हो सकती है, रेंट, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। तो हमारे समझने के लिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को अलग अलग नहीं दिखाता है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट इनकम नाम से दिखा देता है। और कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये हमारा दूसरा हो गया। ट्रांसफ़र में ऑफिशियल प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रांसफ़र यहाँ पे आ गया। एंड सर्विसेज में ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, GNI, मिसलीनियस। मिसलीनियस में 4 हेड्स हैं, सॉफ्टवेयर, बिजनेस, फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन सर्विसेज। हर एक चीज़ का रिसीट पेमेंट नेट, रिसीट पेमेंट नेट, ये मेरा सारा का सारा अमाउंट है रुपीज़ करोड्स के अंदर है। तो दिस इज़ माई 3,96,138 करोड्स। तो बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हैं, और सबका जब सम किया हमने तो यहाँ पर टोटल करेंट अकाउंट का आ गया। टोटल करेंट अकाउंट मेरा क्या है, करेंट अकाउंट में टोटल रिसीट्स इज 928, टोटल पेमेंट्स इज 784। तो यहाँ पर मेरा सरप्लस करेंट अकाउंट का आया है 144,601। तो इस तरह से हम करेंट अकाउंट की कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। तो एक डिफरेंस और रहता है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड अदर कंसेप्ट्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फ़र्क है। बैलेंस ऑफ ट्रेड तो क्या हमारा सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, विजिबल गुड्स का डिफरेंस है, विजिबल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ी टर्म है, बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका एक सिर्फ पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरा करंट आएगा, पूरा कैपिटल भी आएगा। और बैलेंस ऑफ ट्रेड तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल, करंट में से एक हिस्सा बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ऑल आइटम्स आते हैं। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो पूरा चैप्टर ही आ गया हमारा, और बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ एक कंसेप्ट था हमारा, सिर्फ मर्चेंडाइज का। या बैलेंस ऑफ ट्रेड और करेंट अकाउंट में डिफरेंस निकालिए, तो करेंट अकाउंट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का सिर्फ एक हिस्सा है, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स आ रहे हैं, करंट अकाउंट में विजिबल भी आ रहा है, इनविजिबल भी आ रहा है। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है वो सिर्फ ये एक लाइन है, दिस वन, सिर्फ ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड, मर्चेंडाइज, अकेला ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट तो ये पूरा का पूरा है, शुरू से लेकर एंड तक ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट, करंट अकाउंट मेरा कितना है, ये पूरा करंट अकाउंट है, यहाँ तक ये पूरा करंट अकाउंट है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड उसका सिर्फ एक हिस्सा है। तो ये दो डिफरेंसेस यहाँ पे, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट। तो यहाँ तक हमारा करंट अकाउंट पूरा हो गया। देन फिर हम कैपिटल अकाउंट कल डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट आएगा। तो जैसे करंट अकाउंट आपको अगर समझ में आ गया है, तो ऐसे कैपिटल भी इजी है समझने में, वो भी आपको आराम से समझ आ जाएगा। सो एनी क्वेश्चंस टुडे की क्लास में से, तनीषा, नो सर। ऋषा, नो सर। अमन? नो सर। ओके, तो आज की क्लास हम यहाँ क्लोज करते हैं, कल हम कैपिटल अकाउंट को डिस्कस करेंगे।